हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं MKF क्लासेज के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा टेंस पे होगा। इसके पहले मैंने आपको कर्ता, क्रिया, कर्म, सेंटेंस के बारे में ढेर सारी जानकारी दी थी और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस पर। टेंस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पहले से पढ़े होंगे। टेंस मतलब होता है काल या समय, मतलब टाइम, जो 3 प्रकार का होता है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, जैसे रमेश स्कूल जाता है, वह किताब पढ़ रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वह यह काम कर चुका है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो चारों प्रेजेंट टेंस है। पास्ट में बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। इनमें क्या होता है, प्रत्येक वाक्यांत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल गया था, वह क्रिकेट खेल रहे थे, तुम यह काम कर चुके थे, वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। तो ऐसे ढेर सारे वाक्य फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब आने वाला समय, जो काम हमें आने वाले समय में करना है, भविष्य काल में करना, उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह स्कूल जाएगा, तो जाएगा तो मतलब वह स्कूल बाद में जाएगा, अभी गया नहीं है। वह यह काम कर रहा होगा। लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब धीरे धीरे एक एक करके सभी टेंसों को पढ़ते हैं। टेंस कुल 12 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर पे आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तो इसके पहचान पर चर्चा करते हैं। किसी भी टेंस का अगर पहचान हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाता है तो समझिए कि ट्रांसलेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी क्या होगा? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और टेंस मतलब काल या समय। तो वर्तमान अनिश्चित काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रत्येक वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। पर मतलब इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना। जाना के अंत में ता है लगा हुआ है। वह स्कूल जाता है, तुम यह काम करते हो, तो करना में ते हो लगा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे ता हूँ लगा है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है पहचान में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्लियर? अब नाम से वाक्य को मैच कराते हैं। इसका नाम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे है, वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसमें वर्तमान में अनिश्चित क्या है, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल कब जाता है ये क्लियर नहीं है, मतलब बिल्कुल अनिश्चित है। वह स्कूल जाता है तो ऐसा तो नहीं सोच लेंगे कि वह संडे को भी स्कूल जाता होगा या छुट्टी को भी जाता होगा। तो वह स्कूल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसे जब स्कूल जाना चाहिए तब वह स्कूल जाता है। तो ये निश्चित नहीं है कि वह स्कूल कब जाता है। जितने बजे स्कूल की टाइमिंग होगी, उसकी स्कूल की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। कहीं कोई स्कूल 10 बजे चलता है, तो कोई 8 बजे चलता है। तो बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि कब जाता है। या फिर वो कब तक स्कूल जाएगा, अरे भाई पास हो जाएगा तब थोड़ी ना स्कूल जाएगा। तो बिल्कुल काम कब से हो रहा है, कब तक होगा, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें अनिश्चित है, इसलिए हम इसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। तो मैं समझता हूँ पहचान आपका क्लियर हो गया होगा। खाली ता है, ती है, ते हैं से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया था, मैं वो लिखना चाहूँगा कि वह खेत जोता है। अब बताइए किस टेंस का वाक्य है? जोतना में ता है लगा हुआ है, तो लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। क्यों? वह खेत जोता है, तो इस वाक्य
में क्रिया पे ये प्रकट हो रहा है कि कार्य को जोतने वाला कार्य जो है वह खत्म कर लिया गया है, जोतने वाला काम पूरी तरफ खत्म हो गया है। जबकि इसका पहचान क्या होना चाहिए कि अगर वाक्य ये लिखा होता कि वह खेत जोतता है, तब ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य ये वाला है, ये नहीं है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य जो हम आगे पढ़ेंगे। वह खेत जोतता है, तो कब जोतता है? जब उसे जोतना चाहिए तब जोतता है, जब उसको जोतने की ज़रूरत है तब जोतेगा वो। तो खाली क्रिया में ता है, ती है, ते है आने से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं होगा, बल्कि जब उसमें कार्य पूरी तरह से अनिश्चित होगा कि कार्य कब से हो रहा है, कब तक होगा, ये बिल्कुल पता नहीं होगा, तभी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। और इसमें एक चीज़ और भी है स्टूडेंट्स, इसमें किसी कार्य के बार बार होने की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब कार्य को दोहराई जाती है। जैसे वह खेत जोतता है, तो वह जब उसे खेत जोतना चाहिए तब वह जोतता है, बार बार जोतता है। जब भी उसे जैसे वह स्कूल जाता है, तो जब स्कूल उसको जाना चाहिए तब वह जाता है, मतलब बार बार जाता है। अब यही वह खेत जोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य क्यों नहीं है? क्योंकि इक्के बार वो जोता है, आगे जोतेगा कि नहीं जोतेगा कंफर्म नहीं है। जोता है मतलब जोतने वाला काम खत्म कर लिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य पूरी तरह से अनिश्चित होता है। क्लियर। अब हम चर्चा करेंगे अनुवाद के नियम पे। जिसको अंग्रेजी में रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद के नियम। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि इसमें जो है हाँ, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो ट्रांसलेट करेंगे तो इज, आर, आई एम को हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इसको आपको नहीं लिखना है। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर कर्ता एक वचन है, या प्रोनाउन ही, सी, इट है। अगर कर्ता एक वचन है या कर्ता सर्वनाम है और वह ही, सी, इट है, तो क्या करेंगे? क्रिया में हम एफ या ईएफ जोड़ते हैं, एफ या ईएफ को क्रिया में जोड़ देते हैं। ठीक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक स्टेप में बताता जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं कर पाएगा। जैसे वह पत्र लिखता है, वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। है कि अंग्रेजी आपको लिखना नहीं है, पहले नंबर पे ही बताए थे आपको। अब कर्ता ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। अंग्रेजी और हिंदी में मात्र इतना ही अंतर है। हिंदी में क्या होता है? पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। और तो मैं यही बता रहा था कि हिंदी के वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। लेकिन जब वाक्य को अंग्रेजी में करते हैं तो हमेशा ये बात स्टूडेंट्स अच्छी तरह से मन में गांठ मार लीजिएगा कि कर्ता होगा, फिर उसके बाद तुरंत हम क्रिया को लिखेंगे। क्रिया मतलब जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है। वह पत्र लिखता है तो वह कौन सा काम कर रहा है? लिखने वाला। तुरंत क्रिया जाइए। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ता है तो हम है, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक बात बताया था कि कर्ता अगर एक वचन होगा या प्रोनाउन ही, सी, इट होगा तो क्या करेंगे? क्रिया में एफ एफ जोड़ देते हैं, तो ही राइट्स हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को तीसरे नंबर पे। तो ही राइट्स अ लेटर। तो कुछ भी कठिन नहीं है। वह की अंग्रेजी ही, क्रिया पे आ जाइए। राइट मतलब लिखना। राइट में यस क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है
और उसके बाद हम कर्म को लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश बाग में क्रिकेट खेलता है। रमेश लिखेंगे। रमेश के बाद इसमें क्रिया क्या है? खेलना। इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी नहीं है, तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। अब प्ले, रमेश यहाँ पे एक वचन है, अकेले व्यक्ति हैं, इसलिए क्रिया में यस लग जाएगा, तो रमेश प्लेज। अब क्या प्लेज करते हैं? क्रिकेट। कर्म को लिखेंगे। कहाँ प्ले करते हैं? कर्म पूरक लिखेंगे, तो इन द गार्डन। तो रमेश प्लेज क्रिकेट इन द गार्डन। ये भी वाक्य आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बहुवचन कर्ता को लेते हैं। जैसे हम अपने कमरे में सोते हैं। अब हम की अंग्रेजी होगी वी। अब स्टूडेंट्स एक बात और, कर्ता जब बहुवचन होगा या प्रोनाउन आई यू वी दे होगा, तो हम क्या करेंगे? क्रिया में कुछ नहीं जोड़ेंगे। एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं, अगर कर्ता बहुवचन होता है, एक से ज़्यादा लोग अगर काम करने वाले होंगे, या प्रोनाउन आपको आई यू वी दे मिलता है, आई यू वी दे, तो हम क्रिया में कुछ नहीं जोड़ेंगे। क्रिया में हम एफ एफ कब जोड़ते हैं? जब कर्ता एक वचन होगा और प्रोनाउन ही सी इट होगा। क्लियर? अब यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। हम की अंग्रेजी वी, सोना की अंग्रेजी स्लीप। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ता बहुवचन है हम। इसके बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर इसको समझना है कि वी कैसे बहुवचन है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो वी स्लीप इन मतलब में। अब यहाँ पे करता है वी, तो वी का पोसेसिव केस होता है आवर, तो आवर रूम हो जाएगा। वी स्लीप इन आवर रूम। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। तो क्या होगा? लड़के की अंग्रेजी द बॉयज। कई लड़के हैं, तो यस लगा देंगे द बॉयज। तो बहुवचन करता है। शोर मचाना की अंग्रेजी मेक ए नॉइज। इन द क्लास। द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? मेक। मेक में एफ एफ क्यों नहीं जोड़े हैं? क्योंकि यहाँ पे कर्ता बहुवचन है। कर्ता जब बहुवचन होगा तो क्रिया में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, या फिर प्रोनाउन आई यू वी दे होगा तब भी हम क्रिया में कुछ नहीं जोड़ेंगे। कर्ता जब एक वचन होगा या प्रोनाउन ही सी इट होगा तभी हम क्रिया में एफ जोड़ते हैं। क्लियर? एक बात मैं और चर्चा करना चाहूँगा कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एफ क्यों जोड़ते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एफ क्यों नहीं जोड़ते हैं? ये ढेर सारा कन्फ्यूजन है। जो मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे छोटा सा वाक्य लेते हैं, वह स्कूल जाता है। तुम स्कूल जाते हो। तो वह स्कूल जाता है, तुम स्कूल जाते हो। तो वह स्कूल जाता है क्या ट्रांसलेशन होगा? ही। गो में ईएफ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। ही गोज टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो। यू। गो में
एफ नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो आई यू बी दे के साथ क्रिया में कुछ नहीं जोड़ते हैं, तो यू गो टू स्कूल। तो इस वाक्य को मैं दोबारा की लिखाऊँ ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया में एफ क्यों जोड़ते हैं, यहाँ एफ क्यों लगा है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा है। दोनों क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है कि अंग्रेजी में जो क्रिया का रूप होता है अपना, जो ओरिजिनल फार्म होता है, जो फर्स्ट फार्म होता है, वह बहुवचन में होता है। तो वाक्य का ट्रांसलेट करने का नियम क्या है कि कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। अगर हम इसमें एफ नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ पे मतलब निकल के आएगा कि वह स्कूल जाते हैं, जो वाक्य गलत होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों, क्योंकि यहाँ कर्ता एक वचन है तो क्रिया बहुवचन कैसे होगा। गो कम अंग्रेजी में क्रिया जो होती है वह बहुवचन में ही होती है, तो इसको क्रिया को हम एक वचन गो पहले बहुवचन है तो गो को एक वचन करने के लिए हम उसमें एफ जोड़े हैं, तो ये सेंस दे देगा जाता है। अब यहीं दूसरे वाक्य में देखते हैं, तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे पहले से ही क्रिया बहुवचन है और अंग्रेजी का जो मूल रूप होता है क्रिया का बहुवचन में ही होता है, यहाँ पे इसलिए नहीं जोड़ा गया। अगर हम यहाँ पे एफ ऐड कर देते हैं तो मतलब निकल के आएगा कि तुम स्कूल जाता है, जो सही नहीं है। तो कहने का मतलब कर्ता अगर बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, कर्ता अगर एक वचन तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी में नाउन होता है उसमें एफ जोड़ने से, जैसे बॉय लिखा है यह जोड़ दिए तो ये बहुवचन हो गया, लेकिन अंग्रेजी की जो वर्ब होती है क्रिया उसमें एफ जब हम जोड़ेंगे तो वह एक वचन हो जाती है। क्रिया को एक वचन करने के लिए, जैसे गो है बहुवचन, इसमें एफ लग गया बहुवचन, एक वचन हो गया। रीड है एक वचन, और इसमें एफ जोड़ दिए तो बहुवचन हो गया। सॉरी, रीड है बहुवचन, इसमें एफ जोड़ दिए तो एक वचन हो गया। तो यही कारण है कि जब कर्ता एक वचन होगा तो हम क्रिया को भी एक वचन बनाएंगे, और एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रिया में हम एफ जोड़ते हैं। अब एक अगले नियम पे चर्चा करेंगे कि नकारात्मक वाक्यों में, मतलब निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हम जब कर्ता एक वचन होगा या ही सी इट होगा तो हम डज के बाद करेंगे, और यही जब कर्ता बहुवचन होगा, चल नहीं रहा बढ़िया, जब कर्ता बहुवचन होगा या फिर प्रोनाउन आई यू वी दे होगा तो हम डू के बाद नॉट लगाएंगे। नकारात्मक वाक्यों में नहीं कि अंग्रेजी नॉट को हम एक वचन कर्ता या ही सी इट के साथ डज के बाद लिखते हैं, तथा बहुवचन कर्ता या आई यू वी दे के साथ डू के बाद करते हैं। ठीक, क्लियर। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा भाई किताब नहीं पढ़ता है। तो मेरा भाई माई ब्रदर, अब मेरा भाई क्या है, एक वचन है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही, तो इसलिए यहां पे हम डज के बाद नॉट लिखेंगे, डज नॉट। अब क्रिया पे आएंगे तुरंत, पढ़ना की अंग्रेजी रीड ए बुक। अब यही अगर हम बहुवचन कर्ता करते हैं कि वह स्कूल नहीं जाते हैं, तो वह की अंग्रेजी दे है आपका बहुवचन प्रोनाउन, तो दे के साथ डू के बाद नॉट लिखेंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए एक नियम और बता करके आज का टॉपिक बंद करते हैं।
और बाकी बचा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल पूरा करेंगे। तो नकारात्मक वाक्यों में अगर कभी नहीं शब्द है तो उसके लिए नियम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और सभी लोग नहीं बताते हैं। वही वाक्य जब उनसे पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं है तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। लेकिन स्टूडेंट्स नेवर का जब हम प्रयोग करते हैं तो डू डज का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन करेंगे। वाक्य तो निगेटिव है, जैसे वह झूठ कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। वह बोलना की अंग्रेजी टेल, सॉरी अब ये कभी नहीं, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होगी नेवर। लेकिन नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता, ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो ही नेवर, तब क्या करेंगे, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में से यस जोड़ेंगे। तो टेल माने बोलना, तो टेल में यस जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि वह एक वचन है। तो ही नेवर टेल्स अ लाई, लाई मतलब झूठ, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, अब अगर यही बहुवचन में कर दिया जाए, तुम बाग में घूमने कभी नहीं जाते हो, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, यू के बाद कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। अब यू आपका बहुवचन है, क्रिया जाना, तो जाना में कुछ नहीं जुड़ेगा गो में, तो यू नेवर गो टू। घूमना में जब ना ने नहीं जुड़ा रहेगा, वाक में दो क्रियाएं हैं तो उसके पहले हम टू लगा देंगे। यू नेवर गो टू वॉक, कहाँ, इन द गार्डन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी बचे हुए टेंस को कल के वीडियो में पूरा करते हैं। धन्यवाद।